तो साल था 1857। ये एक ऐसा मोड़ था जब लगभग 100 साल पुराने औपनिवेशिक शासन को कह सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती मिली। चलिए, आज की इस पड़ताल में हम गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ सिपाही भी हैं और किसान भी। मतलब समाज के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से एक ही दुश्मन के खिलाफ एक साथ आ रहे थे। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि साम्राज्य बिखर क्यों रहा था। फिर शासकों और किसानों की बात करेंगे, सिपाहियों की मुश्किलों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिससे ये विद्रोह दिल्ली तक फैल गया। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, 100 साल का राज, ये बहुत लंबा समय होता है। और इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी, उन्होंने भारत का पूरा राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना कह सकते हैं कि बदल कर रख दिया था। देखिए, 1800 के दशक के मध्य तक आते आते कंपनी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब एक एक करके स्थानीय नवाबों और राजाओं की शक्ति को खत्म कर दिया था। उनके दरबारों में अपने रेजिडेंट बिठा दिए जो एक तरह से उनके हर काम पर नजर रखते थे। उनकी अपनी सेनाएं भंग कर दी। मतलब उनकी आज़ादी धीरे धीरे पूरी तरह से छीन ली गई। अब दांव पर सिर्फ सत्ता नहीं थी, सम्मान भी था। ये एक शब्द है जो उस दौर में बहुत इस्तेमाल होता था, फिरंगी। ये फारसी का शब्द है जो विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें एक तरह का तिरस्कार, एक गुस्सा छुपा हुआ था। तो चलिए अब उन खास शिकायतों की बात करते हैं। वो कौन सी वजह थीं जो शासकों से लेकर किसानों तक सबके मन में खौल रही थीं? अच्छा, तो अंग्रेजों ने ये नियंत्रण किया कैसे? देखिए, उनके पास कई तरीके थे। कभी सब्सिडियरी अलायंस के नाम पर, तो कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज छीन लो, और कुछ नहीं तो सीधे सीधे कब्जा कर लो, जैसे 1856 में अवध के साथ किया। हद तो तब हो गई जब सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम तक हटा दिया गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय शासकों के लिए इसका मतलब था अपना अधिकार, अपना राजस्व, अपना सम्मान, सब कुछ खो देना। जरा सोचिए, जिन परिवारों ने पीढ़ियों से राज किया था, उनकी सत्ता और इज्जत सब कुछ एक झटके में खत्म हो रहा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये उनके सम्मान पर एक सीधा हमला था। और कंपनी का रवैया कैसा था? वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे गोद लिए बेटे को वारिस मानो। कंपनी ने कहा नहीं। नाना साहब ने अपने पिता की पेंशन मांगी, वो भी मना कर दिया। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के वंशजों को भी राजा मानने से इनकार कर दिया गया और उन्हें तो आखिरी मुगल बादशाही घोषित कर दिया। ऐसा लगता था मानो कंपनी को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ महलों तक सीमित नहीं था। असली बेचैनी तो देहात में थी। गांव में किसान और जमींदार वो भारी भरकम टैक्स और लगान वसूली के सख्त तरीकों से बिल्कुल पिस चुके थे। कई बार तो उनकी वो जमीनें भी हाथ से निकल जाती थीं जो पीढ़ियों से उनके पास थीं। अब आते हैं कहानी की सबसे अहम हिस्से पर, सिपाही, जो भारतीय सैनिक कंपनी के लिए लड़ते थे। ये सिपाही तो कंपनी की सेना की रीढ़ थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये सिपाही वर्दी में किसान ही तो थे। उनका दिल और उनकी जड़ें गांव की जमीन से ही जुड़ी हुई थीं। तो इन सिपाहियों की शिकायतें क्या थीं? एक तो अपने वेतन, भत्ते और नौकरी की शर्तों को लेकर वो खुश नहीं थे। दूसरा, जब वो सुनते थे कि गांव में उनके किसान परिवारों पर क्या बीत रही है, तो उनका खून खौलता था। और ऊपर से एक नया नियम आ गया कि उन्हें लड़ने के लिए समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। अब उस जमाने में समुद्र पार करना कई लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। सूबेदार सीताराम पांडे, जो खुद एक सिपाही थे, उन्होंने लिखा है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। मतलब जो सिपाही कल तक वफादार थे, अब वही सरकार के खिलाफ हो रहे थे। और इसी बढ़ते हुए गुस्से और विरोध का सबसे पहला चेहरा बने मंगल पांडे। बैरकपुर में उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया, जिसके लिए उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो एक प्रतीक बन गए, एक चिंगारी बन गए। उस जमाने में अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म था।
विष्णु भट्ट गोडसे नाम के एक शख्स ने लिखा था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने पर तुली हुई है और इसके लिए उन्होंने 84 नियमों की एक लिस्ट बनाई है। अब ये सच हो या झूठ, लेकिन इस तरह की बातों से लोगों का डर और गहरा होता जा रहा था। तो माहौल में बारूद तो पहले से ही बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक कारतूस की अफवाह से। तो हुआ ये कि सेना में नई एनफील्ड राइफलें आईं। अब इन राइफलों में जो कारतूस लगता था उसे बंदूक में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था, और अफवाह ये फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है। अब सोचे, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम, मतलब ये दोनों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और बस यहीं से विद्रोह भड़क उठा। और ये सिर्फ इनकार तक नहीं रुका, बात अब हिंसा पर उतर आई थी। ये तस्वीर मेरठ की है, जहां विद्रोही सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना करने पर जेल हो गई। लेकिन ठीक अगले ही दिन 10 मई को बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लिया और अंग्रेज अफसरों को मार डाला। और 11 मई की सुबह तक वो दिल्ली पहुंच चुके थे। अब विद्रोह दिल्ली पहुंच चुका था और ये एक बहुत ही अहम मोड़ था, क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये एक बगावत थी जिसे अब एक नेता की तलाश थी। तो मेरठ से आए सिपाहियों ने क्या किया? वो सीधे दिल्ली के लाल किले पहुंचे और वहां मौजूद बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने एक प्रतीक चुन लिया था जिसके नाम पर पूरा देश एकजुट हो सकता था। हालांकि बहादुर शाह जफर पहले तो बहुत हिचकिचा रहे थे, वो बूढ़े हो चुके थे। लेकिन जब सिपाहियों ने जोर दिया तो उन्हें उनकी बात माननी पड़ी, और जैसे ही उन्होंने हामी भरी, विद्रोह का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, इससे एक राजनीतिक पहचान मिल गई थी, और इसने पूरे भारत के दूसरे राजाओं और नवाबों को भी एक संदेश भेज दिया। तो जो कहानी मेरठ की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत बड़ी आग बन चुकी थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये 19वीं सदी में, मतलब 1800s में, उपनिवेशवाद के खिलाफ हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर कब और कैसे बहुत सारे लोगों का गुस्सा एक संगठित क्रांति का रूप ले लेता है? 1857 की कहानी शायद इसका एक जवाब देती है कि ऐसा तब होता है जब उस गुस्से को एक चेहरा, एक प्रतीक और एक साझा मकसद मिल जाता है।